सबसे पहले बात सियासी घमासान की करेंगे। धामी कैबिनेट से बर्खास्त और बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। क्या ओपी राजभर करा पाएंगे चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच सियासी गठजोड़? बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने यूपी चुनाव में किसे दिया है अपना समर्थन? दिल्ली में आज क्यों होने जा रही है बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग? और पंजाब में आज आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का होगा ऐलान। चुनावी मैदान से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी संग्राम। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक में राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 2 दिनों तक उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वो हर जिले में जाएंगे और चुनाव प्रचार की रफ्तार बढ़ाएंगे। शाह जिला स्तर पर प्रचार करेंगे और वर्चुअल रैलियों को भी संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभी उनके अलग अलग जगह के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। उधर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नजर 300+ सीटों पर है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले उन्हें कल धामी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया और बीजेपी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं से मिलने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि उन्होंने बीजेपी के एक्शन की जानकारी होने से इनकार किया। हरक कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आए थे। आजाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज फिर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि अखिलेश कहें तो बिना शर्त ही समर्थन देंगे और छोटा भाई मानेंगे तो प्रचार भी करेंगे। दोनों नेताओं के बीच एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर मध्यस्थता कर रहे हैं। उधर बीजेपी के सहयोगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने चंद्रशेखर को अपने साथ आने का ऑफर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के किसान भवन में आयोजित एक बैठक के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन को अपना समर्थन देते हैं। उन्होंने चुनाव में गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की। नरेश टिकैत के मुताबिक अच्छी तरह से इस बार चुनाव लड़ो, ये आप लोगों की प्रतिष्ठा की बात है। यूपी के रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान आज लखनऊ पहुंचेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलेंगे। करीब 23 महीने बाद जेल से रिहा होने वाले अब्दुल्ला आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज सभी 43 मुकदमों में जमानत मिल गई है। जेल से निकलते ही अब्दुल्ला ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग हो गई हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी के साथ सीटों का सम्मानजनक समझौता नहीं होने की वजह से जेडीयू ने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जेडीयू ने यूपी में बीजेपी 20 सीटों की हिस्सेदारी मांगी थी। यूपी बीजेपी इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं हुई, जिसके बाद जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंजाब में जनता से राय शुमारी के बाद आज आम आदमी पार्टी सीएम के चेहरे का ऐलान करेगी। आज शाम 5 बजे फोन लाइन बंद की जाएगी, जिसके बाद डेटा कलेक्ट कर सीएम के चेहरे का ऐलान किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा था कि जनता तय करेगी कि पंजाब में पार्टी के सीएम का चेहरा कौन हो। उधर गोवा में अरविंद केजरीवाल ने कोटाली में घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बाद अब बीजेपी ने भी विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की है। पंजाब बीजेपी ने सीएसी सुशील चंद्रा को खत लिखकर चुनाव टालने की मांग की है। पंजाब बीजेपी ने आयोग को खत में लिखा है कि राज्य के दलित समुदाय के बहुत से लोग संत रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी जाएंगे, इसलिए चुनाव कुछ दिन के लिए टाल दिए जाए। आयोग ने पंजाब में 14 फरवरी को एक चरण में मतदान कराने का ऐलान किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आज रात संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर क्यों दर्ज हुआ केस? राजस्थान के अलवर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच की सिफारिश और गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या एडवाइजरी जारी की है? देश की सभी अहम खबरों को देखते हैं टॉप 9 देश की बात। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले दिन संबोधित करेंगे। पीएम आज रात करीब 8:30 बजे सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम के अलावा सम्मेलन को जापान के पीएम किशिदा फूमियो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट एल येलेन समेत कई ग्लोबल लीडर संबोधित करेंगे।
कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के नोएडा में महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बघेल पर प्रचार के दौरान कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। दूसरी ओर आगरा में पुलिस ने 40 लोगों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किया है। यूपी के बागपत विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विधायक योगेश धामा पर भारी भीड़ और ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार करने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जिला निर्वाचन आयोग मामले में सख्त कार्रवाई कर सकता है। उधर अमरोहा के हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक महेंद्र खड़गवंशी को दूसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने भी जमकर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहा। यूपी के मैनपुरी जिले में एसपी की अगुवाई में अर्धसैनिक बलों और भारी पुलिस फोर्स के साथ कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। प्रशासन के मुताबिक चुनाव में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह के फ्लैग मार्च रोज जिले के अलग अलग हिस्सों में निकाले जाएंगे। देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हुए यूपी के बहराइच के रहने वाले सरबजीत सिंह को कल नम आंखों से विदाई दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे सैनिक सम्मान के साथ सरबजीत का अंतिम संस्कार किया गया। सरबजीत जम्मू कश्मीर के राजौरी के पुंछ सेक्टर में सेना में जवान के पद पर तैनात थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की 2 अलग अलग अदालतों में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थायी शाही ईदगाह को हटाकर जमीन को वास्तविक मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंपने को लेकर चल रहे मामलों में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में जिला जज अदालत में प्रतिवादी पक्ष की दलीलों और वादी पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आगे की सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी चित्रकूट में विश्व हिंदू परिषद की चिंतन बैठक में शामिल हुए। चंपत राय ने इस दौरान बिना नाम लिए सीएम योगी के कामों को सराहा और कहा कि ऐसे लोगों को दोबारा चुनने की जरूरत है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने अलवर गैंगरेप मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। राजस्थान के अलवर में 12 जनवरी को मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग लड़की के साथ रेप और दरिंदगी की वारदात हुई थी। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल से पहले दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि 17 जनवरी से 21 जनवरी तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक राजपथ रफी मार्ग, राजपथ जनपथ, राजपथ मानसिंह रोड और राजपथ सी हेक्सागन पर सार्वजनिक यातायात पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा विजय चौक, इंडिया गेट रोड पर भी ट्रैफिक बंद रहेगा। देश में लगातार चौथे दिन कल 2.5 लाख से ज्यादा नए केस मिले हैं। मुंबई और दिल्ली से भी राहत भरी खबर है। हालांकि संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कल कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले आने के बाद राज्य में स्कूल कॉलेजों को 23 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 थर्ड वेव से जंग। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा नए केस मिले हैं। रविवार को 2,57,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 383 लोगों की मौत हो गई। चिंता की बात यह है कि एक्टिव केसेस की संख्या करीब 16.5 लाख हो गई है। नए साल के पहले 15 दिन में कोरोना से 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच देश में वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो गया है। अब तक 156 करोड़ टीके की डोज लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई से राहत भरी खबर है। मुंबई में हर दिन आने वाले नए केस में पिछले 3 दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में मायानगरी मुंबई में 7,895 नए केस मिले हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में कल 41,000 से ज्यादा नए केस मिले और 29 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कल ओमिक्रॉन के 8 नए मामले मिले। मुंबई में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम होने पर यूएई से मुंबई आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है। बीएमसी ने संक्रमण के मामलों को देखते हुए दुबई समेत संयुक्त अरब अमीरात से मुंबई आने वाले यात्रियों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने की पाबंदी को हटा लिया है। साथ में बीएमसी ने यात्रियों को RT-PCR टेस्ट से भी छूट दी है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कल कोरोना के नए मामलों में गिरावट हुई है। रविवार को 18,286 नए केस मिले, जबकि 28 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि संक्रमण दर में भी कमी आई है। संक्रमण दर अब 28% से नीचे आ गई है। हालांकि दिल्ली में की गई टेस्टिंग में भी कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में 65,621 टेस्ट किए गए, जबकि 15 जनवरी को 67,624 लोगों के टेस्ट किए गए थे।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार ने राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों को 23 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। इससे पहले 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के आदेश दिए गए थे। इस बीच नोएडा से बीजेपी के विधायक पंकज सिंह ने कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को 22 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। कल राज्य में 2600 से ज्यादा नए केस मिले हैं। सबसे ज्यादा 1331 केस देहरादून में मिले। राज्य में जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक राजनीतिक सभाओं और रैलियों पर 22 जनवरी तक पाबंदी रहेगी। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क भी 22 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल पश्चिम बंगाल में भी रविवार को शनिवार की तुलना में नए केसों में गिरावट देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में कल 14,938 नए केस मिले, जबकि 36 संक्रमितों की मौत हो गई। इस बीच कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बीरभूम जिले में शाम 6 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उधर असम में कल करीब 2700 नए केस मिले। कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं तय वक्त पर ही कराने के पक्ष में है। अगर किसी कारणवश परीक्षाएं नहीं ली जा सकी तो पहले चरण की परीक्षाओं के आधार पर ही 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों की घोषणा की जाएगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के टर्म 1 की परीक्षा पहले ही ले चुका है। इस साल मार्च अप्रैल में दूसरे चरण की परीक्षा होनी है। कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच नोएडा में प्रवासी श्रमिकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यूपी सरकार की ओर से लगाए गए सख्त पाबंदियों की वजह से प्रवासी श्रमिकों को काम मिलने में परेशानी हो रही है। श्रमिकों का कहना है कि कोरोना की वजह से कई कंपनियों में कामकाज बंद है। उनके पास पिछले 4-5 दिनों से कोई काम नहीं है। इनका कहना है कि उन्हें मुफ्त राशन योजना से भी मदद नहीं मिल रही है। दुनिया में पहली बार कोरोना से 3 हफ्ते के बच्चे की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमितों को अब कौन सी नई बीमारी हो रही है? ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर नई रिपोर्ट में क्या कहा गया है? दक्षिण के राज्यों में क्यों कम नहीं हो रही है कोरोना की बेकाबू रफ्तार? और दक्षिण अफ्रीका ने क्यों अब लॉकडाउन नहीं लगाने का ऐलान किया? देश दुनिया में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 कोरोना का कोहराम में। दुनिया में पहली बार कोरोना से 3 हफ्ते के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। खाड़ी देश कतर में कोरोना से 3 हफ्ते के बच्चे की मौत हो गई है। अमीरात के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना की मौजूदा लहर में पहली बार बच्चे बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमित होने वाले को नई बीमारी भी हो रही है। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक सर्वे में इस नए खतरे को लेकर खुलासा हुआ है। अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने कोरोना संक्रमित 400 लोगों पर एक सर्वे किया था, जिसमें से कुछ लोगों में त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी पाई गई हैं। अमेरिका के एक रिसर्च रिपोर्ट में भी कोविड संक्रमितों में त्वचा संबंधित कई बदलावों के बारे में जिक्र किया गया है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। आईआईटी मद्रास के विश्लेषण के मुताबिक 7 जनवरी से 13 जनवरी के बीच भारत की आर वैल्यू 2.2 हो गई है, जो पिछले 2 हफ्तों की तुलना में कम है। इस दौरान मुंबई की आर वैल्यू 1.3, दिल्ली की 2.5, चेन्नई की 2.4 और कोलकाता की 1.6 थी। आर वैल्यू ये बताती है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों को संक्रमित करता है। ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया में हर दिन नई स्टडी की रिपोर्ट आ रही है। ताजा स्टडी के मुताबिक कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन संक्रमित बहुत जल्दी कोरोना का स्प्रेडर बन जाता है। यानी ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर 24 घंटे में दूसरा शख्स संक्रमित हो जाता है। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट से संक्रमितों को कोरोना फैलाने वाला बनने में 2 से 4 दिन लगते थे। दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार में कमी नहीं आ पा रही है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से सिर्फ बेंगलुरु में 21,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। तमिलनाडु में भी कल करीब 24,000 नए संक्रमित मिले। तमिलनाडु में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और 19 जनवरी को होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। उधर केरल में कल 18,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान रविवार को जोधपुर में पुलिस बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्ती करती दिखी। इस दौरान लोगों के चालान भी काटे गए। उधर जयपुर में भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजार पूरी तरह से बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा रहा। राज्य में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान में कल 9,500 से ज्यादा नए केस मिले।
जम्मू कश्मीर में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए प्रशासन प्रिकॉशन डोज यानी टीके की तीसरी डोज लेने के लिए जागरूक अभियान चला रहा है। जम्मू के कठुआ में जिला प्रशासन ने प्रिकॉशन डोज के लिए योग्य लोगों को जल्द से जल्द टीका लेने की अपील की। फिलहाल प्रिकॉशन डोज हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर के साथ 60 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है। जम्मू में कल 3000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने फैसला किया है कि अब कोरोना महामारी की वजह से कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बार बार लगाए जा रहे लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था और जीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए महामारी से बचाव के लिए व्यावहारिक नजरिया अपनाया जाएगा और टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में ही ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था। नेपाल में भी कोरोना की तीसरी लहर के बीच बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो चुकी है। नेपाल के ललितपुर के एक अस्पताल में कल डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर के साथ फ्रंट लाइन वर्कर को बूस्टर डोज दिया गया। नेपाल में अगले 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर और पुलिस कर्मियों को टीके की तीसरी डोज दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब केस में क्या एक्शन लिया गया है, कहां ड्रोन के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पर नजर। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा 8 लाख नकद और कहां चाइनीज मांझा फिर बना एक युवती का काल। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सोहसराय थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से शराबबंदी पर दोबारा विचार करने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश के बलिया में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज होती जा रही है। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद भी ले रही है। ड्रोन के जरिए पुलिस बड़े इलाके पर नजर रख रही है। पुलिस ने लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करने, वैक्सीन लगवाने के लिए भी जागरूक किया। यूपी के कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 8 लाख रुपए नकद बरामद किए। कार में सवार शख्स नकदी का ब्यौरा नहीं दे सका, जिसके बाद पूरी नकदी जब्त कर ली गई और मामले को आयकर विभाग को सौंप दिया गया। चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। यूपी के नोएडा में पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी लोग दिल्ली में रहते हैं। ये पहले लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, फिर महंगे गिफ्ट देने के नाम पर कस्टम ड्यूटी के नाम पर अकाउंट में पैसे डलवाते हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी 35 से 40 लाख का फ्रॉड कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जलेसरगंज बाजार में बने करीब 200 साल पुराने मंदिर का ताला तोड़कर अष्ट धातु से बनी राम, जानकी और राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी हो गई। जानकारी होते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और केस दर्ज कर जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने उसे फार्म हाउस पर बंधक बनाकर अपने नौकर और दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, उसे अलग अलग तरह से प्रताड़ित भी किया। मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से एक युवती की मौत हो गई। युवती की मौत के बाद जिला प्रशासन मामले में चाइनीज मांझा बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पतंग विक्रेता का मकान गिरा दिया। घटना से नाराज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में जरूरतमंदों तक गर्म कपड़ों और कंबल की मदद पहुंचाने के बाद अब इंदौर की संस्था दान पत्र ने शहर के बाहरी इलाकों तक मदद पहुंचाई। भीड़ से बचने के लिए वॉलंटियर्स घर घर जाकर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएंगे। पिछले 1 महीने से ये संस्था ठंड में लोगों तक गर्म कपड़े पहुंचाने की मुहिम चला रही है। यूपी के कौशाम्बी में रिद्धि सिद्धि एजुकेशनल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने रविवार को 40 मेधावी छात्राओं का सम्मान किया। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान के तहत सभी बेटियों को स्कूटी देकर सम्मानित किया गया। इन सभी को रानी लक्ष्मीबाई प्रतिभा खोज परीक्षा के तहत खोजा गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कहां सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के किस शहर के चर्च में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। पाकिस्तान में क्यों चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और चीन पर फिर लगा कोरोना से हुई मौत का सही आंकड़ा छिपाने का आरोप। पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश।
जम्मू कश्मीर की शांति से बौखलाया पाकिस्तान लगातार घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश करता रहा है। कल पुराने श्रीनगर के सराफ कदल इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में कांस्टेबल महराज अहमद के साथ एक स्थानीय नागरिक भी घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों की तलाश के लिए पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पाकिस्तान के कराची शहर के एक चर्च के गोदाम में हथियारों का बड़ा जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस को चर्च के गोदाम में खुदाई के बाद 63 रिवॉल्वर, 183 स्टेन गन, 13 एंटी एयरक्राफ्ट गन और लाखों गोलियों के साथ कई खतरनाक मिलिट्री हथियारों के पुर्जे और पार्ट्स भी मिले हैं। अभी तक ये पता नहीं चला है कि मिलिट्री हथियारों का इतना बड़ा जखीरा किसने और कब यहाँ रखा था। हथियारों को यहाँ छिपाने के पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद से चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर संकट के बादल मंडराने लगे। इसको लेकर चीन पाकिस्तान से काफी नाराज है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के बिगड़ते सुरक्षा हालात, देश में बढ़ते आतंकी हमले के चलते चीनी परियोजना की गति धीमी हो गई है। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन और इमरान खान की चीन परस्त नीतियों को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। विस्तारवादी नीतियों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम चीन नेपाल को गुलाम बनाने के लिए बड़ी साजिश कर रहा है। नेपाल के उत्तरी इलाके के रसुवागढ़ी केरेगू बॉर्डर पॉइंट को चीन की ओर से बंद किए जाने से लोग काफी नाराज हैं। बॉर्डर का रास्ता बंद किए जाने से नेपाल के व्यापारी चीन के पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2015 में बॉर्डर को खोलने का समझौता हुआ था। अब चीन इस समझौते को तोड़कर नेपाल को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। चीन ने दुनिया को अपने अल्ट्रा हाईटेक अटैक हेलीकॉप्टर हेलमेट की मारक क्षमता दिखाई है। इस हेलमेट के जरिए हेलीकॉप्टर का पायलट चारों दिशाओं में अपने टारगेट पर सटीक निशान लगा सकता है। चीनी सेना ने सोशल मीडिया में इस हेलमेट का वीडियो शेयर किया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सैन्य अभ्यास के दौरान Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर के पायलटों ने हाईटेक हेलमेट का भी इस्तेमाल किया था। चीन पर अब तक दूसरे देशों के डिजाइन चुराकर युद्धपोतों, लड़ाकू विमान और मिसाइलों को बनाने के आरोप लगते रहे। अब यही आरोप अमेरिका पर लग रहे हैं। हाल में ही अमेरिकी नौसेना के लिए भविष्य में बनाई जाने वाली एक नई युद्धपोत की डिजाइन को जारी किया गया है, जिसके बाद कई विशेषज्ञों ने इसे चीन के टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की कॉपी करार दिया है। ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर चीन का कहना है कि अमेरिका को ईरान परमाणु समझौते से हटाने की अपनी गलती सुधारनी चाहिए, जिससे ईरान फिर से परमाणु समझौते में शामिल हो सके। साल 2015 में हुए परमाणु समझौते के मुताबिक ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने के बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में कुछ छूट दी जानी थी, लेकिन बाद में अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने को लेकर घिरा चीन अपने यहाँ महामारी से हुए मौत के आंकड़ों को लेकर भी सवालों के घेरे में है। अमेरिका के न्यू जर्सी के स्टीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्वांटिटेटिव फाइनेंस प्रोग्राम के निदेशक जॉर्ज कैलहोन ने कहा है कि चीन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 17 लाख हो सकता है, जबकि चीन इसे सिर्फ 4000 बता रहा है। चीन की सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए मौत का झूठा आंकड़ा बताती रही है। अगले महीने यानी 4 फरवरी से 20 फरवरी तक बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक के आयोजन पर महामारी का संकट बढ़ गया है। बीजिंग में ओमिक्रॉन संक्रमण के पहले केस की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन का पहला मामला आने के बाद संक्रमित व्यक्ति के इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया है। दूसरी तरफ चीन के शियान शहर के कुछ इलाकों में केस कम होने के बाद पिछले 3 हफ्तों से लगाए गए लॉकडाउन में कुछ पाबंदियां हटा ली गई हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।